आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के हर एक वर्ग, देश के हर एक हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए, एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, तो दूसरी तरफ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त करते हुए भारत की छवि पूरे विश्व भर में कई पायदान ऊपर उठाने का काम किया। मित्रों, हमारा देश बहुत लंबे संघर्ष के बाद में आजाद हुआ। अंग्रेजों की लगभग 200 साल की गुलामी, जिस दिन से अंग्रेज धरती पर आया था उस दिन से लेकर के भारतवासियों का अंग्रेजों को हराने, हटाने, भगाने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इस 200 साल के संघर्ष में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। अनेक लोग हंसते हंसते तलवारों के धार पर मौत के घाट उतार दिए गए। हजारों हजार ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हंसते हंसते बंदूक की गोली खाना स्वीकार किया हो। हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में, आजादी की लड़ाई में फांसी के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया हो। हजारों ऐसे लोग थे जिन्होंने वीर सावरकर की तरह गोलू में बैल की तरह जुट जाना स्वीकार किया होगा, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। अनेक ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जेलों में यातनाएं सही होगी, बर्फ की शिलाओं पर उन्हें लिटाया गया होगा, कोड़ों की मार सही होगी, बेतों के प्रहार सही होंगे, लाठियों की चोटें सही होंगी, बंदूक के बट से उनको मारा गया होगा, लेकिन उन्होंने उफ नहीं की और अपना संकल्प नहीं छोड़ा, तब जाकर के ये देश आजाद। अनेक लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जेलों में दशकों तक रहना स्वीकार किया होगा, तब जाकर के हमारा देश आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ और आजादी के साथ में देश की अनेक आकांक्षाएं और अपेक्षाएं थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह की शासन व्यवस्थाएं भारत में रही, 55 साल तक जिस तरह से एक परिवार ने केवल परिवार के हितों और कुर्सी पर बने रहने की अपेक्षा के चलते हुए नीतियों का निर्धारण किया, गरीबी हटाओ का नारा देकर के केवल गरीबों की भावनाओं का शोषण किया, उसके चलते हुए देश में एक तरफ गरीब और गरीब होता गया, अमीर और गरीब की खाई बढ़ती गई, गरीबों की संख्या कम होने के बजाय निरंतर देश में बढ़ती गई। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब देश में 2004 से लेकर के 14 तक मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार बनी। मित्रों, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको उन दिनों में जिस तरह से नित्य प्रतिदिन एक घोटाले का समाचार देश में अखबारों में सुर्खियों में छपता था। एक के बाद एक जमीन के अंदर कोयले से लेकर के आकाश की तरंगों तक, हेलीकॉप्टर की खरीद से लेकर के और सेना के शहीद सैनिकों के कॉफिन बॉक्स खरीदने तक सब जगह पर इस सरकार ने घोटाले किए। और उस समय जो घोटाले हुए उनका अनुमान किया गया कि देश में 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला उन्होंने किया। उन घोटालों के बाद जिस तरह से परिवारों को महत्व दिया गया, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति की गई, जिस तरह से भ्रष्टाचार नंगा होकर के सिर पर नाच रहा था, देश की जनता का विश्वास जो है धीरे धीरे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कमजोर हो रहा है। और उस समय देश ने निर्णय किया, मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप सब ने निर्णय किया, एक ऐतिहासिक परिणाम देश ने दिया और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक पूर्ण बहुमत की गैर कांग्रेसी पहली बार सरकार बनाने का आशीर्वाद आपने दिया था। और उसके बाद जिस तरह का परिवर्तन आज देश देख रहा है, एक तरफ गरीब के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, गरीब को घर मिले, गरीब को शौचालय मिले, हर घर में शौचालय बने, हर घर में बिजली पहुंचे, हर घर में गैस का चूल्हा हो, हर घर में बैंक का खाता हो, हर घर में रहने वाले लोगों को चिकित्सा के खर्च से सुरक्षा मिल सके। इस दृष्टिकोण से देश भर में अनेक योजनाओं का निर्माण हुआ। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार इन सब विषयों को लेकर के योजनाएं प्रारंभ की गई हो, इससे पहले भी योजनाएं बनती रही, लेकिन उन योजनाओं का लाभ गिने चुने लोगों तक पहुंच पाता था। गांव में बड़े बड़े इश्तिहार लगाए जाते थे, योजना के कुल खर्च का आधे से ज्यादा खर्चा, जैसे अभी वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार कर रही है, आधे से ज्यादा खर्च जो है इश्तिहार लगाने, एडवर्टीजमेंट छपाने और प्रचार प्रसार करने में खर्च होता था। लेकिन जो टुकड़ों में योजनाएं बनती थी
अभाव में सरकारें काम करती थी, उसके चलते हुए गरीब के साथ में कभी न्याय नहीं हो पाया। सरकार आवास बनाने की बात करती थी, जो पुराने लोग यहाँ बैठे वो जानते होंगे, इंदिरा आवास बनने प्रारंभ हुए, बड़ी मुश्किल से एक साल में एक पंचायत के हिस्से में 1 या 2 मकान बड़ी मुश्किल से 5 साल में आ पाते। हमें भाई 2 मकान अगर सरपंच साहब ने मिले या 1 मकान मिले तो सरपंच साहब देखेगा अपन लड़ाई गांव में क्यों पटकनी हो है, जब अपन खुद के घर में ही बना ला, दूसरा रो बनाने की जरूरत नहीं। गरीब आदमी इंतजार करता रहता, वो देखता था कि ये विकास की योजना है, वो योजना उसको उसी तरह से दिखाई देती थी जैसे कोई अंधेरी सर्दी की रात में कहीं दूर एक दिया टिमटिमा रहा हो और उस दिए की रोशनी से एक संबल लेकर के गरीब इंतजार करते हुए बैठा हो कि शायद इसकी गर्मी कभी मेरे पास में भी पहुंचे। माननीय मोदी जी ने नई शासन व्यवस्था प्रारंभ की, बिना किसी भेदभाव के, न जाति के आधार पर भेदभाव, न धर्म के आधार पर भेदभाव, न मजहब के आधार पर भेदभाव, न वोटों की गणित के आधार पर भेदभाव, न चुनाव में होने वाली राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर भेदभाव। केवल और केवल एक संकल्प कि जो कोई भी देश में पात्र है, उस पात्र को हम संतुष्ट करने तक देश में 100% ये लोगों तक उस योजना का लाभ पहुंचे। देश ने एक नई नीति को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा और उसके कारण से 4 करोड़ गरीबों के आवास बने, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए। आज देश ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच से मुक्त ऐसा घोषित हुआ। देश के हर पंचायत तक बिजली पहुंचाई, देश के 12 करोड़ महिलाओं तक गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम देश की सरकार ने किया। 50 करोड़ बैंक के खाते खुले। अनेक तरह के कयास जब इन योजनाओं को प्रारंभ किया गया था तब हमारे विपक्षी मित्र लगाते थे, लेकिन सफलता के साथ में उन योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गई, चिकित्सा पर होने वाले खर्च से सुरक्षा प्रदान की गई। पहली बार देश के गरीब को यह लगने लगा कि कोई व्यक्ति हमारी चिंता कर रहा है, कोई सरकार हमारे लिए काम कर रही है। मित्र, तुलना करके देखना चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने सरकार में रहते हुए प्रधानमंत्री के नाते खुले मन से इस बात का आगाज किया था। यह बात कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक जो है वो देश के अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए। जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता की कुर्सी पर बैठने से पहले संसद के केंद्रीय कक्ष में यह कहा था और सभी सांसदों के बीच में यह कहा कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित इनके लिए काम करेगी और मेरी सरकार के रहते हुए संसाधनों पर पहला हक जो है देश के गरीब का होगा। गरीब के जीवन में हम परिवर्तन लाने के लिए काम करेंगे। और मित्रों, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। ये देश में पहली बार हुआ आजादी के बाद में, जहां हर साल देश में गरीबी बढ़ती थी, गरीबों की संख्या बढ़ती थी। ये पहली बार देश में हुआ है कि इस 10 साल के कालखंड में देश में 13.5 करोड़ लोग जो है वो गरीबी की रेखा से बाहर आ पाए। एक तरफ गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया, दूसरी तरफ युवाओं को सशक्तिकरण करने का काम माननीय मोदी जी ने किया। युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लिए मुद्रा लोन, युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लिए स्टार्टअप स्टैंड अप योजना, युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लिए स्वनिधि योजना, युवाओं को स्वरोजगारी बनाने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम, और इस तरह से करोड़ों युवाओं के जीवन को परिवर्तित कर ले और उनको स्वरोजगारी के साथ साथ में रोजगार प्रदाता बनाने का काम भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसके साथ साथ में डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को लागू किया। जो भारत आज सबसे पहले दुनिया भर से अपने रक्षा के साजो सामान खरीदता था, आज वो पूरी दुनिया को निर्यात करने वाला देश बन गया। जो सबसे बड़ा आयातक था, आज दुनिया के टॉप 10 एक्सपोर्ट करने वाले देशों में पहुंच गए। जो देश कभी दुनिया से आयात पर निर्भर होता था, आज हम दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो इंजीनियरिंग सेक्टर है, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर है, चाहे वो स्पेस का सेक्टर है, चाहे वो प्रिसीजन इंजीनियरिंग का सेक्टर है, चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का सेक्टर है, इन सब सेक्टर में हम दुनिया के पहले, दूसरे या तीसरे पायदान पर पहुंच गए। मित्रों, ये जो मोबाइल हम सबके हाथ में, जब मोबाइल शुरुआत के दौर में आया था, अटल जी की सरकार के समय में BSNL ने मोबाइल चालू किया था। उस जमाने में जब मोबाइल आया था तब शायद गांव में किसी एक के पास में, 2 के पास में मोबाइल होता था। और उससे पहले तो देवजी भाई, शायद आपको याद होगा,
वो गटके वाला टेलीफोन होता था। मैं एक सरकारी कर्मचारी के घर का बेटा, घर में जन्मा था। मेरे घर में सरकारी टेलीफोन होता था। मोहल्ले भर के टेलीफोन मेरे घर में आते, जिसके घर पे टेलीफोन आता था उसको हम लोग बुलाने जाते। लेकिन अटल जी के समय नई क्रांति आई, देश में मोबाइल BSNL ने शुरू किया, मोबाइल धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू, और आगे आने वाले समय में हम इस मुकाम पर पहुंच गए कि आज अगर मैं देखो तो यहाँ जितने जने बैठे हैं उससे ज्यादा संख्या में मोबाइल होंगे। क्योंकि मैं मंच पे बैठा हुआ देख रहा था, अभी जोगेश्वर जी से लेके PP चौधरी साहब से लेके जगदीश छाबा जी से लेकर के और नारायण जी तक सारे लोग मोबाइल में व्यस्त। और इन सब की जेबों में देख लो और सामने वालों की भी जेबों में देख लो, एक की जगह दो मोबाइल सबकी जेब में अभी मिले। ये मोबाइल जो है इतनी बड़ी क्रांति देश में। पहले घर में एक मोबाइल होता था, पहले मोहल्ले में एक फोन होता था, फिर घर में एक मोबाइल आया। अब घर में जितने लोग हैं उतने के उतने मोबाइल घर में है कि नहीं? और हिंदुस्तान में मोबाइल, जितने हिंदुस्तान में मोबाइल है, केवल 1% फोन भी भारत में नहीं बनता। हम चीन से मोबाइल मंगाते हैं और हमारे ही पैसे से चीन हमको गरियाने धमकाने का काम करता है। माननीय मोदी जी ने संकल्प किया हम अपने देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में जितने मोबाइल बिकते हैं उसका 98% मोबाइल आज हम हिंदुस्तान में बनाते। केवल हम अपने लिए नहीं बनाते। आज जब हमने मोबाइल बनाने का काम शुरू किया, जो देश सबसे बड़ा इंपोर्ट करने वाला देश था, आयात करने वाला देश था, आज दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर देश बना। और पिछले एक साल में हमने $1 बिलियन 8,500 करोड़ रुपए के मोबाइल तो हमने जो है वो निर्यात करने का काम किया। अब हर घर में मोबाइल है, लेकिन गहलोत साहब कहते हैं कि अब हम एक मोबाइल महिलाओं को और दें। आपको मोबाइल की जरूरत है क्या? आपके पास मोबाइल है कि नहीं है? जब आपको मोबाइल है तब दूसरे मोबाइल की आपको जरूरत है क्या? बिना मतलब लोगों को परेशान करना और अपनी फोटो देखने के लिए, भाई आपे मोबाइल में किनो फोटो लगा रखा, घरानो लगा, ये राम जी लगा रखा, ये हनुमान जी लगा रखा, ये सारणेश्वर जी लगा रखा, ये गुरु महाराज ने लगा रखा, कि कोई बीज रे चांद रो लगा रखा कि नहीं रखा? हमें एडो मोबाइल ऑफर का कामरो जिनमें दिन उठता है, सुबह उठता है, इन भ्रष्टाचारी सरकार रा मुखिया अशोक गहलोत साहब फोटो दी के राखोगे एडो मोबाइल जेब में? बताओ मैंने राखोगे? और वो भी एक ऐसी सरकार के मुखिया का मोबाइल चित्र लगा हुआ जिसकी सरकार में राजस्थान में 5 साल में 2 लाख महिलाओं के साथ में बलात्कार हुआ है। ऐसे अयोग्य, ऐसे नाजोगे, ऐसे जो है वो निकम्मे मुख्यमंत्री की फोटो लगा हुआ मोबाइल आप अपनी जेब में रखोगे क्या? जिससे 2 लाख महिलाओं के शील के साथ में, सम्मान के साथ में, जिनके साथ में बलात्कार हुआ है, जिसके राज में भाई पुराने जमाने में ऐसा होता था, एक कहीं कोई गलत काम हो जाता, एक कोई दुराचार हो जाता, उस राजा की शक्ल देखना भी लोग बंद कर देते, ओक पड़ जाती। पड़ती कि नहीं पड़ती? हम जन्ने राज में 7,000 निर्दोष लोग मरे हुए। जन्ने राज में राजस्थान में भ्रष्टाचार ऊंचाई पर पहुंचे हुए। जन्ने राज में 2 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुए। जिन्ने राज में 50 लाख राजस्थान किसानों के साथ अत्याचार अन्याय हुए। जिन्ने राज में 2000 किसान आत्महत्या करी हुए। जन्ने राज में 20,000 किसानों जमीन नीलाम वेगी हुए। जन्ने राज में 50 लाख युवाओं भविष्य अंधकार में हुए हुए। उन्होंने फोटो सुबह सुबह देखना चाहिए कि जे उन्होंने फोटो सुबह सुबह देख ले तो दिन कैडो निकले, हकरो निकले, खराब निकले, जोरू बोलो हकरो निकले, खराब निकले। एड़ा आदमी फोटो लागोड़ा मोबाइल आपे रखा गए, आपने राखना चाहिए कि घर में पाप लागे, एड़ा आदमी फोटो रखोड़ा मोबाइल। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान को दुनिया का दूसरा नंबर का देश मोदी जी ने बनाया। एग्रीकल्चर की अगर बात करो, देश की सरकार ने कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ाया। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी थी, उससे पहले देश में कोई कृषि मंत्री बनना नहीं चाहता, क्योंकि कृषि मंत्रालय का बजट 20, 22, 24, 25 हजार करोड़ रुपए भी साल का नहीं होगा। वहां से बढ़ा करके 1,30,000 करोड़ रुपए आज राजस्थान के किसान के कल्याण के लिए, देश के किसान के कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम मोदी जी ने। बिना मांगे किसानों को जिस तरह से सहायता दी गई, मुझे याद आता है, मैं क्योंकि खेती के खाते से जुड़ा हुआ आदमी हूं, मुझे खेती करने का अनुभव है, मुझे खेत में हल चलाने के साथ में किसानों के साथ संघर्ष करने का भी अनुभव, और मुझे माननीय मोदी जी के आशीर्वाद में से
देश के कृषि मंत्री के नाते काम करने का भी सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मित्रों, एक देश में किसान बदहाल था और पहली बार जब कभी भी देश में किसान आंदोलन होता था तो स्वामीनाथन साहब का नाम लिया जाता। ये कहते थे कि स्वामीनाथन ने कहा कि एमएसपी लागू करो। इस देश में पहली बार अगर किसी ने एमएसपी लागू किए, किसान को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए, ये अगर किसी ने लागू किया तो मोदी जी की सरकार ने लागू किया। कदे आप सोचो कि मूंग का भाव 9,000 रुपये हो जाए, कदे आप सोचो कि बाजरी का भाव 2,500 रुपये भेजे, कदे आप सोचो कि आपने मक्का 2,250 रुपये में बिकी। किसी ने कल्पना नहीं की, और केवल कल्पना की बात नहीं है, भाव घोषित करने की बात नहीं है, हमने खरीद को जिस तरह से बढ़ाया। 2014 जब अटल जी की सरकार के बाद में जब यूपीए की सरकार थी, अटल जी की सरकार के समय में नेफेड को 1,000 करोड़ रुपए की गारंटी खरीद के लिए भारत सरकार देती थी। 10 साल में यूपीए की सरकार ने उसको 1,000 करोड़ से बढ़ा करके 3,000 करोड़ किया। मुझे याद है, पीपी जॉर्ज साहब को भी याद होगा, देवजी भाई को भी याद होगा, जब हम 2014 का चुनाव लड़ रहे थे, ये कांग्रेस के मित्र भाषणों में उल्लेख करते थे कि हमने नेफेड के जो है वो गवर्नमेंट गारंटी को, नेशनल गारंटी को 1,000 करोड़ से बढ़ा करके 3,000 करोड़ कर दिया, 3 गुना कर दिया। मोदी जी की सरकार बनी, हमने उसको 3,000 करोड़ से 7,000 करोड़ किया, 7,000 करोड़ से 17,000 करोड़ किया। मुझे जब मंत्री बनने का आशीर्वाद मिला उसके बाद उसको 27,000 करोड़ किया, 2018 में 47,000 करोड़ किया, और पिछले बार मोदी जी की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए का गारंटी देकर के खरीद करने का काम किया। 1,000 से 3,000 में वो गीतों में गाते थे, 3,000 से 70,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। आज किसान को लाभकारी मूल्य मिल रहा है, आज किसान की उपज को भंडारण की क्षमताएं देश भर में बन रही है। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश मोदी जी की सरकार उसमें कर रही है। इस तरह से देश को समग्र रूप से आगे बढ़ाने के लिए काम मोदी जी की सरकार कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करो, चारों तरफ हाईवे आज हमको दिखाई देते, रेलवे का नेटवर्क किस तरह से सुदृढ़ हो रहा है। देश में रोजाना 45 किलोमीटर प्रतिदिन की स्पीड से नेशनल हाईवे बन रहे हैं। देश में रेलवे लाइन को जो है वो डबलिंग का या नई रेलवे लाइन डालने का काम यदि देखो तो अनप्रेसिडेंटेड, ऐतिहासिक जो है प्रगति अब की बार पहली बार इस 9 साल 9.5 साल की सरकार में हुई। गांव-गांव सड़क से जुड़ रहे हैं, हर गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है, और इस तरह से देश में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चला करके देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात मोदी जी ने किया। और देश को आगे बढ़ाने और 2047 तक जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा तब तक देश को हम विकसित भारत बनाएंगे। इस लक्ष्य के साथ में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। कोरोना की आपदा आई, पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन जिस तरह से माननीय मोदी जी ने कोरोना के समय देश को संभाला, मित्रों मैं आज आप सबसे पूछना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे जब आजादी के बाद में जब दुनिया में पोलियो की बीमारी का प्रकोप बढ़ा, दुनिया में पोलियो का टीका, पोलियो की दवाई पिलाने लगे, उसके बाद में हिंदुस्तान में दवाई आने में कितने साल लगे? 55 साल लगे। और पोलियो की दवाई हिंदुस्तान के हर बच्चे तक पहुंचाने में कितने साल लगे? मैं जब टाबर होता जब भी दवाई मिलती, मैं जब हमारे टाबर जब टाबर आता भी जवान दवाई पानी पड़ी। 30 साल तक हिंदुस्तान में हमने दवाई पिलाई, तब जाकर के हम देश को पोलियो से मुक्त कर सके। टिटनेस का टीका भारत में आने में 70 साल लगे, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का टीका भारत में आने में 17 साल लगे। जब कोरोना आया तब एक दिन मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से बात कर रहा, उन्होंने मुझे पूछा, शुरुआत का दौर था अप्रैल 2020 का, उन्होंने मुझे पूछा भाई साहब कोरोना की चर्चा चल के टीके की चर्चा चल रही है, हिंदुस्तान में टीका कब बनेगा? तो मैंने कहा भाई न तो मैं वैज्ञानिक हूँ और न ही मैं कोई जन्मपत्री देखना जानता हूँ, मुझे नहीं पता कब बनेगा, लेकिन इतनी बात जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ ये मोदी का भारत है। जब दुनिया में टीका लगना शुरू होगा तब हिंदुस्तान में भी लगना शुरू होगा। हमने सबसे अच्छा टीका बनाया, सबसे सस्ता टीका बनाया, सबसे जो है प्रभावी टीका बनाया, और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जो है वो भारत में किया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को फ्री टीका लगा कि नहीं लगा? हाथ खड़ा करके बताओ किसको 2-2 टीके लगे? आपको एक पैसा भी देना पड़ा क्या? आपको लाइन में खड़ा होना पड़ा क्या? जिस व्यवस्थित तरीके से हिंदुस्तान ने कोरोना को हराया, ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था, वरना इससे पहले जब इस तरह की आपदा आई थी हिंदुस्तान की 20% आबादी खत्म हो गई, और उसके बाद में आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है। लेकिन मोदी जी के राज में जिस तरह से हमने कोरोना की आपदा को हराया, आज पूरे दुनिया में मोदी जी का मॉडल जो है पूरी दुनिया में मॉडल बना है।
आपने देखा होगा कल G20 की मीटिंग खत्म हुई है और उस G20 की मीटिंग में दुनिया भर के देशों ने जिस तरह से भारत की तारीफ की, भारत का नेतृत्व जिस तरह से सामने उभर करके आया है, आज पूरी दुनिया में भारत एक उभरते हुए सितारे की तरह आगे दिख रहा है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। उस इंग्लैंड को जिसने हमको 200 साल गुलाम बना करके रखा, आज भारत के बेटों ने उस इंग्लैंड को पछाड़ करके हम उसका आगे निकल गए। और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, आने वाले समय में हम 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसको आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है। और मैं आज जिम्मेदारी से एक बात कह सकता हूं कि जिस तरह से भागीरथ ने तप किया और अनेक वर्षों तक, दशकों तक तप करके अपनी पीढ़ियों को तारने का काम किया, आप लोगों ने तप किया है, वोट देने का तप किया, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट लाने का तप किया। आज उसका परिणाम है कि ये भारत बदल रहा है और आपको उतना ही बड़ा पुण्य मिलने वाला है जितना बड़ा पुण्य भागीरथ को मिला। उन सब लाखों लोग जिन्होंने इस देश की आजादी का सपना लेकर के कुर्बानी दी थी, उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी निश्चित रूप से आपको धन्यवाद देगी, आपको आशीर्वाद देगी और आपको उनके आशीर्वाद से हम देश की प्रगति के लिए और काम कर पाएंगे। लेकिन जब मैं देश की तरफ देखता हूं मुझे गर्व होता है और मोरियो पगा हमें देखे ना जना रोया गए। मैं राजस्थान की तरफ देखता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आते। राजस्थान में महिलाएं परेशान है, महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही। जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में हो रही, मैंने कहा 2 लाख महिलाओं के साथ में इस तरह का अत्याचार हुआ है। अभी परसों रात की घटना है, परसों रात को गंगापुर एक भीलवाड़ा में जगह, अपने सिलोई से थोड़ा छोटा कस्बा है, एक बहन शाम को भोजन करने के बाद में मुश्किल से 30 साल भी उम्र नहीं थी, रात का खाना खाने के बाद में घर से बाहर चहलकदमी करते हुए बाहर टहल रही। एक गाड़ी आती है, उसमें कुछ बदमाश आते हैं, उसको गाड़ी में जबरन डाल करके ले जाते हैं। घर वाले ढूंढते रह जाते हैं और वो गाड़ी में बिठा करके अपहरण करा करके उसको ले जाते हैं। 3-3, 4-4 दरिंदे उसके साथ में बलात्कार करते हैं, दरिंदगी करते हैं और उसके बाद में उसके तन पर एक भी कपड़ा छोड़े बिना उसको निर्वस्त्र करके और बाहर फेंक करके चले जाते हैं। आप कल्पना करिए उस महिला के दर्द का, तो उस दर्द में कि जिस महिला के साथ में इतनी दरिंदगी हुई, वो किस तरह से अपनी लाज बचाते हुए सड़क पर चल करके थाने तक पहुंचती है और थाने का पुलिस वाला इस तरह का एक पोस्टर फाड़ करके उसको शरीर को ढकने के लिए देता है, तब जाकर के उसकी लाज बचती है। ऐसे केस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे महिला के घाव पर, उसके दर्द पर तुरंत मलहम लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लेकिन ये गहलोत सरकार जो है, इसने एक और पाप किया और उसके जले पर है जो नमक छिड़कने का काम। क्योंकि कल गांधी परिवार की राजकुमारी राजस्थान में आई है। अब राजकुमारी जी कहती थी उत्तर प्रदेश में कि मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए लड़ूंगी। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। अब राजस्थान में इतनी बड़ी घटना हो गई, जहां वो थी उनसे 150 किलोमीटर ही दूर थी। अब उस घटना पे पर्दा डालने की कवायद शुरू हुई। मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश गया और पुलिस के बड़े अधिकारी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये घटना झूठी है, ऐसी घटना हुई नहीं। जिस महिला के साथ में बलात्कार हुआ, जिस महिला को नंगा घूमने के लिए मजबूर किया, उस महिला को झूठा ठहराने का पाप जो है इस अशोक गहलोत सरकार ने किया। लेकिन शाम तक जब हकीकत सामने आई तब उन्होंने अपने सारे स्टेटमेंट विड्रॉ किए और फिर भीलवाड़ा के आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी को जल्दी गिरफ्तार करने वाले। किसी महिला के साथ में इस तरह का अपमानजनक व्यवहार हुआ हो, जिसके साथ 3-3 दरिंदगों ने दरिंदगी की हो, गैंगरेप किया हो, जिसको निर्वस्त्र करके घूम जाने के लिए खड़ा करके बाजार में पहुंचने के लिए मजबूर किया हो, उस महिला के ऊपर झूठा होने का आरोप लगाना, इससे बड़ा पाप कोई और हो सकता है क्या? मुझे बताओ, हो सकता है क्या? ये पाप अशोक गहलोत सरकार ने किया। ऐसी पापी सरकार जो महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, किसानों के साथ में वादा खिलाफी करती है, किसानों को बिजली नहीं दे सकती। आज बिजली के क्या हालात? इन्होंने कहा था कि हम किसान को मुफ्त बिजली देंगे। आपके खेतों में बिजली आ रही है क्या? पीछे घुमाओ, ये सारे मीडिया वाले कैमरा उधर करो, हाथ ऊंचा करके इनको बताओ आपके खेत में बिजली आती है क्या? एक भी आदमी को 6 घंटे बिजली मिलती है क्या? आपको फ्री की बिजली चाहिए या बिजली चाहिए? आपको फ्री का मोबाइल चाहिए या खेत में बिजली चाहिए?
आपके घर में बिजली आती है क्या? न बिजली आती है, न महिलाओं की सुरक्षा कर पाते हैं, और झूठे वादे करके और लोगों को बिलवाने का काम ये करते। इसके आगे भी आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये सरकार सब तरह से फेल हो गई, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की, और भ्रष्टाचार में तो रेस लगी हुई थी अब की बार यहाँ के विधायकों में। और एक बात की तारीफ तो करनी पड़ेगी आपके यहाँ के माननीय नेताजी कि जब भ्रष्टाचार की दौड़ में सारे विधायक दौड़ रहे थे तो नेताजी डबल इंजन की सरकार बना करके दौड़ रहे थे। यहाँ पे नेताजी के बेटे की एक जेब में पैसा जा रहा था, नेताजी के जेब में दूसरी जेब में पैसा जा रहा था, और रेस में जो है राजस्थान में एक नंबर पर अगर कोई आया तो वो सिरोही वाला आया। राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी अगर कोई बना तो वो सिरोही वाला बना। क्या सिरोही के लोग ऐसे नेताओं को बर्दाश्त करेंगे? इस सिरोही की ऐतिहासिक धरती में क्या ऐसे लोगों को दोबारा पनपने देंगे? भाई मैं एक बात पूछूं, हमारे इतने सारे मातृशक्ति माताओं बहना बिराजी और गांव रमने भी बैठे वे पहल के हमारे हाथ धोखो वोक नहीं हुआ बोलो भाई, किसान साथ धोखो हुआ, आप ब्याज माफ कर दे, आप जो है आप कर्जो माफ कर दे, धोखो करियो कि नहीं करियो? युवा हमारे साथ धोखो करियो कि नहीं करियो? माताओं बहनों साथ धोखो करियो कि नहीं करियो? अब अगर एक बात पूछो, आपने घर में रात रसोई में दूध रखियो हो गया, पीन लो आप लखनऊ भूल जाओ और आडो नहीं बंद करो और मिनी आवे दूध पी जाओ, हो जाए कभी इनका शरीर गलती हो जाए। एक दिन दूध पी जाए और हिली हिली बिल्ली दूसरी बार आवे जब आप क्या करावे बताओ? काय रखा तैयार रखा, काय रखो तैयार, सीपियो वेलन खाड़ो वोट। तो हमें बताओ पैर के ऊपर है मिनी लुट गया, हम क्या पे लुटन देवा कहीं, हम के कहीं राखा हाथ में तेल पकड़ो राखा नहीं राखा, बढ़िया चमकाड़ी पकड़ की राखा नहीं राखा। इनसे जवाब पूछना है आपकी बार जब आएंगे तब कि पिछली बार जो वादा करके गए थे उसका हिसाब बराबर करो। और सिरे वाला को हमारे घोड़ा मैंने कहा पोतिया वाला पैर के थे ऊंधी कर ली, हमके थोड़ा ध्यान रख दो, हमके अकरा लीजो, हमके खरा लीजो। एक बात बताओ, एक आदमी के मैं तो निर्दलीय हूं या निर्दलीय बन करके चुनाव लड़े और फिर बाद में जाकर के और कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री का सलाहकार हो जाए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिसके सलाहकार इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जिसके सलाहकार इतने बड़े झूठे हैं, जन राजा रहेगा सलाहकार में वो राजा कह दो उनको कोई अपेक्षा हो सके तो उनमें अशोक जी गलती नहीं हो रहा, सलाहकार है उन्हें राम जी उनको कोई इलाज ऑफर करने हैं। तो अब की बार मैं आप लोगों को ये चेताने के लिए आया। इतना सब कुछ होता है उसके बाद में भी एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूँ, देखो हम सारी चोट सहन कर सकते, हमारे भविष्य पर चोट करो हम सहन कर लेंगे, हमारी जमीनें बिको शायद हम सहन कर लेंगे, हमको आत्महत्या के लिए मजबूर करो हम सहन कर लेंगे, हमारी माताओं बहनों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ होगी, खून का घूंट पे करके भी सहन कर लेंगे, लेकिन जो हमारी धर्म और आस्था पर चोट करेगा उसको हम सहन करेंगे? पूछो करेंगे क्या? जिन लोगों ने हमारे धर्म और आस्था पर चोट की हम उसको सहन करेंगे क्या? इस राजस्थान में अपने वोटों को पक्का करने के लिए और अपनी कुर्सी पे बैठे रहने के लिए तुष्टीकरण का नंगा नाच इस राजस्थान की सरकार ने किया। एक तरफ आपके वोट की ताकत से बनी हुई सरकार जो है वो 450 साल से हिंदुस्तान जिस बात की का इंतजार कर रहा था कि भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? राम जी का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था? राम जी हिंदुस्तान के लोगों के लिए हमारी सभ्यता और संस्कृति और सनातन का प्रतीक और मान बिंदु है कि नहीं है? उस राम जी का अपमान किसने किया था? इस कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था कि राम तो हुआ ही नहीं। इन्होंने कहा ये तो कवि ने लिख दिया था, उन्होंने कहा राम से तो हुआ नहीं था, और कोर्ट में इनका एफिडेविट करने का जो ऐसा एफिडेविट दिया तो जिन्होंने राम को निकाला उनका राम निकल गया। जो देश में 55 साल राज करते थे अब कुल 55 भी लोकसभा में नहीं बचे। मोदी जी ने राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया और इस राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सालासर बालाजी में राम दरबार को क्रेन से तोड़ने का पाप किया। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, मोदी जी ने केदारनाथ के मंदिर का धाम का पुनरुद्धार कराया, मोदी जी ने उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया,
मोदी जी ने देश के आस्था के केंद्रों का पुनरुद्धार करने का काम किया और इस अशोक गहलोत की पापी सरकार ने अलवर में 400 साल पुराने शिव मंदिर को पहले ढाया, फिर उसके शिवलिंग को ड्रिल मशीन लगा करके तोड़ के टुकड़े टुकड़े करने का पाप किया। ऐसी पापी सरकार को हम माफ कर सकते हैं क्या? ऐसे पापी सरकार को हम माफ करेंगे क्या? मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया, ये तुष्टिकरण वाली सरकार है, ये सांप्रदायिक ताकतों को प्रश्रय देने वाली सरकार है। इस सरकार के प्रश्रय पे सिरोही में भगवान राम के रामनवमी के जुलूस पर किस तरह से पथराव हुआ आप सब लोगों ने देखा हो। पेट्रोल बम फेंके गए, हमारे हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, हमारे लोगों की दुकानें लूटी गई, समाज के लोगों की गाड़ियां जलाई गई, बहुसंख्यक समाज के लोगों की मोटरसाइकिलें तोड़ी गई, उनके साथ मारपीट की गई। उस रामनवमी के जुलूस में चलने वाली माताओं बहनों के कपड़े फाड़ करके उनका शील भंग करने का प्रयास किया गया। लेकिन उसके बाद में भी जांच में तुष्टिकरण हुआ। उस तुष्टिकरण के कारण से बाद में गिरफ्तारी में तुष्टिकरण हुआ, दबाव में आकर के छोड़ दिया गया, सजा देने में तुष्टिकरण हुआ, कोर्ट में पैरवी करने में तो भेदभाव हुआ और उसके बाद में मुआवजे में भी भेदभाव हुआ। उसके कारण से इन सांप्रदायिक ताकतों का हौसला बढ़ा। भीलवाड़ा में दंगा हुआ, जोधपुर में दंगा हुआ और उस दंगे के बाद में भी जब दंगाइयों को हौसले को कुचलने के बजाय उनको प्रोत्साहन देने का काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि अपने उदयपुर में कन्हैयालाल टेलर की गला काट से सिर को गले से धड़ से अलग करने का काम हुआ कि नहीं हुआ? हमारा खून खोला कि नहीं खोला? क्या हम ऐसी सरकार को बर्दाश्त करेंगे? क्या हम ऐसी सरकार को बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन उससे भी आगे बढ़कर देखिए, हम सब सनातन संस्कृति के लोग, यहाँ मंच पर TF गिरी जी महाराज बैठे, राजू गिरी जी महाराज बैठे। अनेक अनेक सदियों से हमारी सनातन संस्कृति चली आ रही, लाखों साल से, सतयुग के जमाने से, त्रेता के बाद में भगवान कृष्ण का द्वापर का काल और ये लाखों साल का कली काल जो है, कलयुग का काल चल। लाखों साल से इस भारत की सनातन संस्कृति जो है गंगा जी की धारा की तरह अविरल जो है